नमस्कार, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। फ्रेंड्स, हम यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला में अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे और जो पहला प्रश्न है इस वीडियो का वो जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित है। ठीक है, जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित है और प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ए 11 जुलाई को, बी 8 मई को, सी 5 जून को, डी 16 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ए होगा, 11 जुलाई को। 2019 और 20 के जब प्रश्न पत्रों पर मैं चर्चा कर रहा था तब मैं आपको बताया था कि आप कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे पीछे भी बताऊँ कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह 11 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया, अपनाया गया। ठीक है, ये प्रश्न पीछे आए हुए मतलब 2019 और 20 के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। हम 2018 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, एक मिनट, सॉरी यार, 11 जुलाई नहीं, ये 22 जुलाई होगा। ठीक है, 11 दूनी 22 मैंने ऐसे याद किया है तो आप ये ध्यान रखिएगा। 11 दूनी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, विश्व जनसंख्या 2019 की थीम है परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है। उसी तरह 2021 की जो थीम है वो क्या है, कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। 2021 की जो थीम है वो क्या है, कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर। तो यहाँ पर जो होगा उसी होगा हरियाणा। सार्वभौमिक रूप से ये सबको मतलब एक तरह से मालूम ही है कि शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है तो वो कहाँ है, हरियाणा में ही है। ठीक है, सबसे कम यहीं पर देखने को मिला है। तो बहुत ही ज़्यादा ये क्या था, ईजी था प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, एक मिनट और जूम कर देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? डी 55। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा। ये जो पूछ लिया ना कि लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है, तो इससे हम ऐसे भी सोच सकते थे कि इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो डी हरियाणा ही होगा। और आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर, तो ये जो 3 अन्य राज्य हैं उनकी अपेक्षा हरियाणा क्या है, आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है। और आप ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इन चारों के अलावा यदि गोवा विकल्प दे दिया होता, ऐसा प्रश्न मान लीजिए बनता है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, गोवा ऑप्शन में है, तो आप गोवा को सही करेंगे क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। वैसे केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में देखें तो दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षा। तो ये हमारा हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? ए यमुना, बी गोमती, सी सई और डी तमसा। तो यहाँ पर बी होगा, गोमती। ठीक है, और ऐसे ही आप समझिए जो हिंडन है, काली है, यमुना है, ये सब क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है, एक तरह से दयनीय स्थिति में है। वहाँ इतना ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं और कुछ लोग की अजागरूकता के चलते सीवेज का पानी, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनका जो कचरा है वो, और इसके साथ जो हम भी क्या करते हैं कि अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हम भी नदियों में कचरे को फेंक देते हैं। इन सबसे नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन सभी चीज़ों से बचिए। मेंस का सिलेबस पढ़ते समय ये सब चीज़ों को आपने खूब अच्छे से समझा और पढ़ा भी होगा। करंट न्यूज़ से भी आप जुड़े होंगे तो ये सब चीज़ें देख रहे होंगे। तो आप इसको व्यवहारिक जीवन में भी लाइए। ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता क्या करिए, बनाए रखने का प्रयास करिए पर्यावरण में, ताकि आप उसके साथ साथ आप भी क्या रहें, स्वस्थ रहें, हेल्थी बने रहें। ठीक है, आप यहाँ ये समझिए जो विश्व नदी दिवस मनाया जाता है ये आपके काम का है जो मैं बोल रहा हूँ। विश्व नदी दिवस सितंबर का जो अंतिम रविवार होता है, सितंबर के अंतिम रविवार यानी
सितंबर के जो चौथा रविवार होता है उस दिन विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती और मऊ। ठीक है, अब ये समझिए कि नवंबर 2021 में क्या हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग का उद्घाटन हुआ था ना। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग अब क्या हुआ, अब उस पर गाड़ियाँ चलने लगी। अब इस एक्सप्रेस मार्ग पर अभी और 3-4 दिन पहले आपको मालूम हो कि अब इस पर टैक्स भी वसूला जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या था, फ्री सुविधा थी कि आप चलाइए इसका, एक बार देख लीजिए कैसा है जो भी। और अब क्या है कि 2-3 दिनों पहले न्यूज़ में था कि अब इस पर भी लोग क्या होगा, टैक्स वसूलेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप समझिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, उस टाइम पे भी न्यूज़ में था और नवंबर 2021 में भी था। तो इस बार आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 जून को ही है आपका शायद एग्ज़ाम, 12 जून 2022 को। तो ये भी क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग इस बार हो सकता है ये पूछ ले कि बताइए पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से या कितने ज़िले इससे आच्छादित हैं, ऐसा कुछ पूछ लिया तो आप ध्यान रखिएगा कि 9 ज़िले हैं। और यहाँ पर जो किस नगर से नहीं गुजरेगा वो क्या है, बी है बस्ती। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि 2018 का इसी प्रश्न पत्र में भी आप आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत मतलब कि कौन से उत्तर प्रदेश के ज़िले इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। ठीक है, ऐसा करके पूछ लिया है। फिर वहीं 2020 के प्रश्न पत्र में पूछ लिया है कि स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आच्छादित हैं। तो यहाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है आपका है, इसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, कंफर्म मैं नहीं कर सकता कि भाई माइंड है पेपर सेटर का कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बनने की है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और यह लगभग 400 किलोमीटर, मैंने जो गवर्नमेंट के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर इसका एक बार क्रॉस चेक किया तो वहाँ पर 340 किलोमीटर लिखा हुआ है। आप एग्ज़ाम हॉल में देखिएगा, यदि लंबाई किलोमीटर लंबा है ऐसा कुछ पूछ लेता है तो 340 माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो श्रावस्ती है, महिला साक्षरता दर जो सबसे कम है वो श्रावस्ती में है। और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम देखें तो वो श्रावस्ती में ही है। ठीक है, दोनों वहीं पर दिखेंगे आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो डी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो इसी गाजियाबाद है, अभी आपको मैंने बताया ना। और 2020 में पूछ लिया है कि आप बताइए कि स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम से आच्छादित उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा वो 10 है, जो कि मैं 2020 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करते समय ही बता दिया था। ठीक है, वैसे ही है अगला प्रश्न, 15 प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो उस टाइम पे वाराणसी में हुआ था। और जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो जनवरी 2000 मतलब 16वां जो प्रवासी दिवस है 2022 में, हाँ 2022 में ना आयोजन हुआ, उसका कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ है। और विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस ये आपको मालूम होगा कि ये प्रत्येक साल तो होता नहीं, 2 साल पे एक बार होता है। ठीक है, 2 साल में एक बार होता है। तो जो 16वां हुआ है वो दिल्ली में और विषय था आत्मनिर्भर भारत। 128। अब इसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है और प्रश्न है, डिंग एक्सप्रेस क्या है? ए विकल्प है डिंग तथा कोलकाता की मध्य रेलगाड़ी, हिमा दास का मुंहबोला नाम, पलवल तथा कुंडली के बीच एक्सप्रेस वे, लोकप्रिय पत्रिका। ये सब सुनने के बाद कुछ आप मतलब ऐसा लगता है कि कोई एक्सप्रेस वे की बात हो रही है। याद रखिएगा जो हिमा दास हैं उनका उपनाम है। ठीक है, ये उपनाम है हिमा दास का। और आप
और भी देखना चाहें तो आप ये समझिए जो हिमा दास हैं वो क्या है, IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, तो हिमदास का ही उपनाम क्या था, डिंग एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम को हाल ही में सितंबर 2018 निम्नलिखित में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो BSNL का। वैसे ही आप देखें तो जो इस बार के ब्रांड एम्बेसडर हैं उन पर एक बार आप नज़र डाल दीजिएगा, और नाडा का जैसे देखें सुनील शेट्टी हैं, ठीक है, तो ये आप ऐसा देख सकते हैं एक बार। फिर है एंड्रेज मैनुएल लोपेज ओबाड्रोल जुलाई 2018 में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, मैक्सिको, ठीक है। और आप ये समझिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, इनके नाम याद रखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के नाम को आप याद करके रखिए। अभी पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, उनका नाम याद करके रखिए। तो यहाँ से ऐसे संभावना है कि प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सजा दी गई, मालदीव, त्रिनिदाद, पाकिस्तान, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सी पाकिस्तान होगा। जो नवाज शरीफ हैं को ही क्या किया, 10 वर्ष जेल की सज़ा दी गई, और इन्हीं की छोटे भाई ही हैं शहबाज शरीफ, जो अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, क्या नाम है उनका, इमरान खान के हटने के बाद, ठीक है, नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं, तो असम है। और आप इसी तरह NRC हुआ, CAA हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, प्रश्न यहाँ से बनेंगे और बनते रहेंगे अभी कुछ वर्षों तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सफ़र का उद्घाटन किया गया, वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे, ठीक है। 133। अब चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है, तो मंगल पर है, ठीक है। उस टाइम पे जो न्यूज़ में था उसके अनुसार देख लीजिए, ये प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, तो सिंगापुर में उस टाइम पे था। और इस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम, रूस के राष्ट्रपति का नाम, इन सभी के नाम याद रखिएगा, ठीक है। और UK के प्रधानमंत्री हो गए, ये सब चर्चा में हैं, और इनका एक प्रसिद्ध अपना एक व्यक्तित्व रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती भी है। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की, तो सी नेपाल है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, ए है 90वां, B 95वां, C 96 और D 99। तो यहाँ पर जो उस टाइम पे देखा जाए 2018 में क्या था, C था 96। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था, बिहार, केरल, हरियाणा, गुजरात, तो केरल था। और आपको ये भी मालूम होगा जो कोविड-19 का जो पहला केस मिला था भारत में, वो केरल ही था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया, सी दिल्ली, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 136, 137, 138, 134, तो
यहाँ पर 136 2018 में देखें, और 2021 में देखें तो भारत का जो स्थान है वो कितना है, 135 है, याद रखिएगा, ठीक है। और 2020 में देखें तो जो था वो 139 था। ये 2020 की बात मैं कर रहा हूँ और ये 2021 की, ठीक है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान 2021 में देखें तो 135 और 2019 में 139। और ये जारीकर्ता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम देखें, वैश्विक शांति सूचकांक की जो विषय वस्तु है, जो या विषय है वो क्या था, जो थीम है वो क्या था, एक जटिल विश्व में शांति का मापन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? तो बी इमरान खान, और अभी हाल ही में ये क्या हुए हैं, ये पद से अभी प्रधानमंत्री के भी पद से हट भी गए हैं, और ठीक है, तो याद रखिएगा ये अब हट चुके हैं। और जो नए प्रधानमंत्री हैं वो आपके शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। 10वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में किसमें आयोजित किया गया? तो इसका जो होगा वो क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका, अच्छा इसके आगे का, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो 13वां ब्रिक्स समिट जो 2021 में हुआ उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये आपको मालूम है कि वर्चुअल फॉर्मेट में ये सम्मेलन हुआ था 13वां, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस पीडीएफ में थोड़ा आपको शायद प्रश्न बराबर नहीं दिख रहे होंगे। वजह ये है कि कुछ प्रॉब्लम आई, काफ़ी टाइम परेशान रहा कि इस पीडीएफ को और क्लियर मैं कैसे करूं, हो नहीं पा रहा था इस पेज को। तो मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ जो सही विकल्प है वो डी है, शांति। अगला प्रश्न है, 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? ए है 32। और आपको मालूम है कि ये क्या होता है कि 4 साल में एक बार होता है ये भी फीफा विश्व कप। तो अब जो अगला होने वाला है वो 2022 में, और कहाँ होगा, कतर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2022 में होगा, और कहाँ होगा, कतर में। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2018 का मैग्सेस पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर भरत वटवानी और सोनम वांगचुक, ये दोनों जन क्या हैं, 2018 की मैग्सेस पुरस्कार को इन्होंने जीता था। और वैसे ही 2021 में देखें तो आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पूछना होगा तो इनसे पूछ सकता है, ठीक है, डॉक्टर फिरदौसी कादरी से पूछ सकता है कि बताइए कि 2021 का मैग्सेस पुरस्कार किसने जीता, इनका नाम दे सकता है, ये इनका नाम हो भी सकता है, ठीक है, डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब, ठीक है। और तीसरे हैं रॉबर्ट बैलोन, और चौथे स्टीवन मुंशी, फिर वाचडॉग हैं। तो ये कुछ हैं जिन्होंने मैग्सेस पुरस्कार को जीता है। कोई लिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बैलोन, स्टीवन मुंशी और वाचडॉग, ठीक है, ये है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पंगड़िया थे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, ए होगा। बट आप ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था ये पूछा है। और वर्तमान में अभी 10 दिन पहले या 20 दिन पहले
जो वर्तमान उपाध्यक्ष थे डॉक्टर राजीव कुमार, वो रिजाइन दे चुके हैं, और जो नए उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन बेरी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा, JB नर्गिलर द्वारा, CB रमन द्वारा, S बोस द्वारा। तो ये होगा स्टीफन हॉकिंग द्वारा। मार्च 2018 के आसपास इनकी शायद डेथ हुई है, एग्जैक्ट महीना मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मार्च ये 2018 में ही इनकी डेथ हुई थी। तो प्रश्न बनना यहाँ पर प्रासंगिक ही था, तो आप समझ सकते हैं। और नामक पुस्तक पूछ लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो शायद ऐसे प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो आयोग धीरे धीरे कम कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सब पुस्तकों की जो है ये थोड़ा हट रहा है इन सब चीज़ों से, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर, संजय बारू। तो यहाँ पर डी है, और ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित यह पुस्तक है, जिसके लेखक संजय बारू हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, C चिली, D चीन। तो यहाँ पर जो है चिली है, और जापान जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा, आयोडीन का जो अग्रणी उत्पादक है वो चिली है, और सेकंड पे जापान है। ठीक है, अब इसमें जो और भी प्रश्न हैं उसको जल्द से जल्द हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद भी।